लखनऊ विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोमवार को सभी नवगठित प्रकोष्ठों और विभागों की बैठक होगी। बैठक में 2022 के चुनाव को लेकर तय होगा रोड मैप। हाल ही में बीजेपी के 26 विभागों और 22 प्रकोष्ठों की घोषणा हुई है। लखनऊ में प्रदेश मुख्यालय में कल सुबह 11 बजे एक अहम बैठक है और इस बैठक में सभी संयोजक और सह संयोजक शामिल होंगे। चुनाव प्रबंधन, मीडिया संपर्क समेत सभी विभाग के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, कल एक बड़ी बैठक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की होने जा रही है, क्या कुछ इसकी रूपरेखा रहेगी, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल 2022 के इलेक्शन को देखते हुए एक बड़ी बैठक है बीजेपी की, क्योंकि अभी जो है तमाम संयोजक है, सह संयोजक है, खासतौर से जो इनके विभाग है 26 और जो 22 प्रकोष्ठ हैं उनमें नई तैनाती हुई है। संयोजक बनाए गए, सह संयोजक बनाए गए। तो 2022 के चुनाव में क्या रोडमैप रहेगा, क्या रणनीति पार्टी की रहेगी, इन्हीं सारी चीजों को लेकर इन पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय जो है वहीं पर ये बैठक रखी गई है। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होगी और देर शाम तक जारी रहेगी, क्योंकि तकरीबन 250 से 300 पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। और देखिए, चुनाव प्रबंधन भी है, इसमें मीडिया भी है, उनकी क्या भूमिका रहेगी, अलग अलग प्रकोष्ठ है उनकी क्या भूमिका रहेगी, वो कैसे लोगों तक जाएंगे, कैसे जो पार्टी के सरकार का जो काम है उसे जनता तक पहुंचाएंगे, इन सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। और हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से 2022 के चुनाव का रोडमैप क्या रहेगा, बीजेपी किस रणनीति के साथ चुनाव में जाएगी, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर ये बैठक होगी। और बैठक का एजेंडा बिल्कुल साफ है, 2022 में कैसे सत्ता हासिल की जाए। खासतौर से बीजेपी या हमने देखा 2014 में मीडिया मॉनिटरिंग सेल जो बनाया, वॉर रूम जो बनाया, उसने बड़ी भूमिका निभाई। 2017 में उस वॉर रूम ने बड़ी भूमिका निभाई, पंचायत चुनाव में निभाई, और वही अब 2022 में भी एक वॉर रूम बीजेपी तैयार कर रही है। उन सारी चीजों को लेते हुए, देखते हुए कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया अनुभव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कल एक बड़ी बैठक है बीजेपी की लखनऊ प्रदेश मुख्यालय में। 2022 चुनाव को लेकर इसमें मंथन होगा। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की ये बड़ी बैठक लखनऊ में सोमवार को सभी नवगठित प्रकोष्ठों और विभागों की बैठक होगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। 2022 के चुनाव को लेकर रोड मैप इसमें तय होगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कॉलेज के शैक्षणिक परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं सीएम योगी। एमबीबीएस के छात्रों से भी मुलाकात कर रहे हैं सीएम। तो अयोध्या पहुंचे हैं और कॉलेज के शैक्षणिक परिसर का निरीक्षण कर रहे हैं। एमबीबीएस के छात्रों से भी मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। राम मंदिर निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। इसके बाद अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 30 जुलाई को पीएम मोदी 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे और उसी के तहत पहले सिद्धार्थनगर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहां भी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया उन्होंने, जहां कहा मुख्यमंत्री ने कि बेहतर स्वास्थ्य देना ही हमारा लक्ष्य है। और अब अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, यहां पर मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं और सीएम यहां एमबीबीएस के छात्रों से भी मुलाकात कर रहे हैं। ऋषि हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। ऋषि का रुख कर लेते हैं। ऋषि, मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री, साथ ही एमबीबीएस के छात्रों से भी संवाद कर रहे हैं। क्या कुछ हलचल है, किस तरह से मुख्यमंत्री का यह निरीक्षण चल रहा है अभी? जी, आपको बता दें सीएम योगी उलट खटोला जो है अयोध्या उतर चुका है। वो अब दशरथ मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं, वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं और एमबीबीएस के छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। वहां से निकलने के बाद दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज आएंगे, जहां पर तीसरी लहर को लेकर के क्या तैयारियां हैं, इन सब चीज़ों का जायजा लेंगे। और उसके बाद जो है वो राम जन्मभूमि जाएंगे, वहाँ पर रामलला का दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है भगवान राम जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है उसका जायजा लेंगे और हनुमान गढ़ी का दर्शन करेंगे। साथ ही साथ जो है जो तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास, वो कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेंगे और कुछ देर जो है श्रीनिवास में रुकेंगे। उसके बाद वह लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी,
ऋषि, अयोध्या में अगर बात की जाए तो मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री क्या संतुष्ट नजर आए? तैयारियां मुकम्मल हैं जिस तरह की बात की जा रही है? जी, जब उन्होंने निरीक्षण किया तो उनको तैयारियां पूरी मिली और जो निर्माण कार्य है वह भी देखा उन्होंने, साथ ही साथ निरीक्षण सब कुछ किया और बताया कि इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, क्योंकि जो तीसरी लहर, इन सब चीज़ों की तैयारियां पूरी कर ली जाए, क्योंकि जो तीसरी लहर आ रही है बता रहे हैं, इसको जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज को तैयार कर दिया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप ऋषि नजर बनाए रखिएगा। तो अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री, मेडिकल कॉलेज का उन्होंने निरीक्षण किया है, एमबीबीएस के छात्रों से भी बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या दौरे से पहले सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां 1947 से अब तक केवल 7 मेडिकल कॉलेज बने हैं ये बात कही, वहीं 4 साल में बीजेपी ने 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। इस तरह का बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया। 1947 से 16 तक 69 वर्षों में कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले थे प्रदेश में, और विगत 4 साढ़े 4 वर्ष के दौरान प्रदेश में अब तक हम लोग 8 मेडिकल कॉलेज विगत वर्ष में प्रारंभ कर चुके हैं, 9 को इस सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं और 15 अगले सत्र में हम प्रारंभ कर देंगे। फर्स्ट ईयर में 100 बच्चों की छात्र संख्या के साथ इस मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ करने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है, क्योंकि इसके लिए 300 बेड्स का हॉस्पिटल चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इसके साथ संबद्ध करके किया जा चुका है। 320 बेड्स का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले से है और 300 बेड्स का नया हॉस्पिटल यहाँ पर वर्तमान में बनाया जा रहा है। तो अपने आप में एक फुल फ्लैश मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में जनपद सिद्धार्थनगर जनपद को प्राप्त हो जाएगा। सिद्धार्थनगर और अयोध्या दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपने दौरे के तीसरे दिन गोरक्षनाथ धाम में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को लोगों की परेशानी के निदान के निर्देश दिए। आपको बता दें, पिछले 3 दिनों से सीएम योगी लगातार जनता दरबार लगा रहे हैं और इसी कड़ी में आज फिर सीएम ने जनता दरबार लगाकर लोगों की परेशानियों को जाना और अधिकारियों से उनकी परेशानियों को दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए। अब आपको सीएम योगी की सादगी की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। जहां कल उन्होंने गाय को चारा खिलाया, तो आज वो गोरक्षनाथ धाम में एक पपी को बिस्किट खिलाते दिखाई दिए। तो सीएम योगी का अलग अंदाज। कल सीएम ने गौ सेवा की थी, गायों को चारा खिलाया था और आज पपी को बिस्किट खिलाते हुए दिखाई दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पशु प्रेम मुख्यमंत्री का इन 2 तस्वीरों से झलकता है। बेजुबानों के लिए सीएम की ये दया। कल गाय को चारा खिलाया, आज पपी को बिस्किट खिलाया। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में गोरक्षनाथ धाम में कल सीएम योगी ने गायों को चारा खिलाया था और आज उन्होंने एक पपी को बिस्किट खिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये अलग अंदाज इन 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझा। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करते हुए 8 महीने किसानों को होने वाले हैं, लेकिन अभी तक किसान और सरकार के बीच कोई समझौता होता नहीं दिख रहा है। अब किसानों ने तय किया है कि वो हर महीने की 26 तारीख को आंदोलन को धार देने के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे। इसी कड़ी में एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। बिजनौर से निकला किसानों का ट्रैक्टर मार्च मेरठ के परतापुर से मोदीनगर होते हुए गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहा है। किसानों का मार्च मेरठ पहुंचा तो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माफ कीजिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत किसानों के ट्रैक्टर मार्च में शामिल हो गए। इसके बाद किसान नरेश टिकैत के नेतृत्व में गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए। तो नरेश टिकैत ने यहां बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम बातचीत को तैयार हैं, सरकार बताएं कहां बैठेंगे। मेरठ के पहसुमा से सुबह किसानों का जो काफिला है वो गाजीपुर के लिए कूच कर चुका है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त गाजियाबाद के मोदीनगर में किसानों का काफिला पहुंचा है और लगभग 100 से अधिक ट्रैक्टर इस काफिले में शामिल हैं और हर ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं कि जो
किसान हैं वो बैठे हुए हैं और ये जो काफिला है वो गाजियाबाद के गाजीपुर पहुंच रहा है। यानी कल 26 जुलाई को इन किसानों का एक प्रदर्शन होगा, जिसको लेकर के ये जो किसान है वो गाजीपुर पहुंच रहे हैं। और जिस तरीके से नरेश टिकैत ने ये ऐलान किया है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करे और वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों के हाथ में बिजली, पानी और सड़क भी है। ऐसा ना हो ये आंदोलन दूसरी दिशा में चला जाए, इसलिए सरकार जल्द से जल्द फैसला ले और जो किसानों की मांग है उसे पूरी करे। मोदी नगर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा से खास बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किस प्रकार सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर किसानों से बातचीत करे, क्योंकि किसानों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंदौर से ट्रैक्टर मार्च करते हुए सैकड़ों की संख्या में किसान इस वक्त गाजियाबाद के मोदी नगर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हैं। नरेश जी, ये बताइए, इस काफिले को लेकर के आप लोग कहाँ निकले हुए हैं और कब तक पहुंचेंगे? कल 8 महीने हो जाएंगे ये जो आंदोलन चल रहा दिल्ली के बॉर्डर पे। हम तो यही जानना चाह रहे हैं सरकार किस नजरिए तक किसान को देख रही। हमें तो अब तक यही समझ में नहीं आया सरकार के मन में है क्या बात। आखिर को 8 महीने थोड़ा समय नहीं होता, काम धंधा का भी प्रभाव पड़ रहा, हमारे पे काम धंधा भी छोड़ रहे, खर्चा भी आ रहा। आखिर को सरकार किस नजरिए तक किसान इस आंदोलन को देख रही। काम धंधा किसान की क्या समस्या है कोई सुनने को तैयार नहीं। हमें शौक नहीं है कोई, हम अपना घर बार छोड़ू पड़े और कितना काफिला चारों तरफ तय आ रहे, तो कम से कम बातचीत करने का कोई वो तो करो। आखिर को किसान कोई और राह पे चल पड़े और वो हो जा। आज की युवा पीढ़ी सब किसानों के हाथ में है, सब सड़कें किसानों के अंडर में है, बिजली की लाइन किसानों के अंडर में है, पानी किसानों के अंडर में है। हम तो अभी कहीं कुछ छेड़छाड़ करने रहे। अगर यह सरकार ऐसी वो चाह रही तो ये आंदोलन किस राह पर चला जाए, सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं इसमें। हम क्या तरीका अपनावे, कौन सी दवाई सरकार को दे, क्या कहे। सरकार हमने बना दी तो क्या यही दिन देखने को सरकार बनाई थी? ये नहीं सरकार बाज आवे इससे और ढंग तय बहुत ढंग तक पेश आवे किसानों के साथ। कैसा किसान ऐसे नहीं है, इनका जो स्वाभिमान का पैसा है, सम्मान का वो है, इसके साथ में खिलवाड़ न करे, बस इसी में। तो आपने देखा कि हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे नरेश टिकैत, वो मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर से संकेत दिया है कि सरकार किसानों के साथ बेहतर रवैया अख्तियार करे। अगर बेहतर रवैया अख्तियार नहीं करती तो किसानों के हाथ में बिजली भी है, पानी भी है, सड़क भी है और ये आंदोलन दूसरा रूप भी ले सकता है। तो यानी कहीं ना कहीं नरेश टिकैत ने सरकार को ये संकेत दिया है कि किसान अपना आंदोलन उग्र भी कर सकते हैं। मोदी नगर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। आज के मन की बात का कार्यक्रम इसी कड़ी में 79वें एपिसोड रहा और इसमें पीएम मोदी ने ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों को चीयर करने की बात कही तो कारगिल के शहीदों को भी याद किया। पीएम मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का नारा भी दिया। साथ ही कहा कि गांधी के भारत छोड़ो अभियान की तर्ज पर देश के लोग भारत जोड़ो अभियान चलाएं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में महिलाएं केले के बेकार तनों से बनाना फाइबर बनाने की ट्रेनिंग दे रही हैं। जैसे बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट
ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। साथियों, मुझे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किए गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है। कोविड के दौरान ही लखीमपुर खीरी में एक अनोखी पहल हुई है। वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया गया। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के पोर्न फिल्म बनाने के मामले में उनके सहयोगी के रूप में अरविंद कुमार श्रीवास्तव का नाम भी सामने आया है। अरविंद कुमार श्रीवास्तव का नाम सामने आने के बाद अरविंद से जुड़े कई लोगों के खाते सीज किए गए हैं, जिसमें उनके पिता नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव और पत्नी हर्षिता श्रीवास्तव का खाता भी शामिल है। ये दोनों खाते कानपुर की स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के हैं। अरविंद कुमार श्रीवास्तव के पिता नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया कि अरविंद बीटेक करने के बाद 13 साल पहले सिंगापुर चला गया था, जहां वो HP कंपनी में काम करता है। हमारा बेटा है सिंगापुर में HP कंपनी में बीटेक करने के बाद गया है। कितने सालों से सिंगापुर में रहा? कम से कम 12 से 15 साल। आपके खाते में पैसा भेजते हैं कभी-कभी? नहीं, सिर्फ पहली बार आया वो विड्रॉ नहीं कर पाया। कितने रुपए चाहिए? 5 लाख। हर्षिता श्रीवास्तव उसकी वाइफ है, वो बाहर की वही सिंगापुर में उसके पास उनका क्या अकाउंट कानपुर में थी? मालूम नहीं। ये राज कुंद्रा के उससे भी नाम जोड़ा जा रहा है, क्या जानकारी मिली इसके बारे में? कोई जानकारी नहीं। कानपुर देहात पुलिस महकमे में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी की मौत के बाद अब पुलिस विभाग ही सवालों के घेरे में है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिना मामले की जांच किए मौत को आत्महत्या कैसे करार दे दिया गया। महिला सिपाही किराए के मकान में अपने 2 अन्य सहकर्मियों के साथ रहती थी। सुबह जब सहकर्मियों ने कमरे में जाकर देखा तो महिला पुलिसकर्मी फंदे से झूल रही थी। इसके बाद मकान और पुलिसकर्मियों को सूचना दी गई, लेकिन शव को देखने के बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि महिला पुलिसकर्मी का शव हवा में नहीं झूल रहा था। एक महिला आरक्षी द्वारा रात में आत्महत्या कर ली गई और आत्महत्या के कारणों के बारे में जानकारी दी जा रही है। सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी कारण आएंगे उस हिसाब से आगे कार्रवाई करती है।